अच्छा, आज जो है हम लोग का है ऑक्सीकरण संख्या। हेडिंग लिखिए, ऑक्सीकरण संख्या। हेडिंग है हम लोगों का ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, ये जानने की कोशिश है कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, क्योंकि हम पीछे जो है दो कॉन्सेप्ट से पढ़ चुके हैं हम लोग। एक ओल्ड कॉन्सेप्ट, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट, और तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या। अब ऑक्सीकरण संख्या में करना क्या है कि कोई यौगिक है मान लिया जाए, और उस यौगिक में कोई परमाणु है, और उस परमाणु पर कितना धनायन है या ऋणायन है, कितना धनायन है या ऋणायन है, उसी की संख्या को हम लोग ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास NaCl है, और आप जानते हैं पहले से भी, आप आयन इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट में जानते हैं कि इसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है वो प्लस का, और यहाँ पे एक ऋण का। तो सबसे पहले ये देखिए, एक यौगिक है, और इस यौगिक में सोडियम एक तत्व है, एक परमाणु है, और इस परमाणु के ऊपर कितना धनायन या इस परमाणु के ऊपर कितना ऋणायन है, ये उसी की संख्या को हम लोग ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण संख्या। यानी एक यौगिक में किसी तत्व के परमाणु पर धनायनों और ऋणायनों की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। एक यौगिक में, किसी यौगिक में, कोई भी यौगिक हो, और उसमें जो तत्व हैं उनके जो परमाणु हैं, उन परमाणुओं पर कितना धनायन है और कितना ऋणायन है। ये थोड़ा सा मुश्किल भी है कि कितना धनायन है और कितना ऋणायन है। इसके लिए हम आगे अभी जस्ट आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे उसको निकाला जाता है, क्या होता है। इसके लिए हम लगभग 8 9 10 जो है कुछ नियम भी बताएंगे आपको, जो आपकी हेल्प करेगा। लेकिन सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा, एक यौगिक में किसी तत्व के परमाणु पर उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे आप लोग, एक यौगिक में, किसमें? एक यौगिक में तत्व के परमाणु या परमाणुओं पर उपस्थित धनायनों, धन आयनों तथा ऋण आयनों की संख्या को ऑक्सीकरण कहते हैं। नोट कर लीजिए। अब हेडिंग लिखिए आप लोग, ऑक्सीकरण संख्या निकालने की विधि। नोट कर लिए ना आप लोग? इसको याद कर लीजिएगा, कभी कभी स्कूल में आप लोगों के जो है पूछ दिए जाते हैं, और जानना भी जरूरी है। ठीक है, अब कैसे निकाले जाएंगे ये जानना है कि एक यौगिक में किसी परमाणु पर कितने धन आयन है और कितने ऋण आयन। मान लिया जाए, लिखिए हेडिंग, लिखिए ऑक्सीकरण संख्या। संख्या निर्धारण के नियम, या यहां पे लिख सकते हैं निकालने के नियम, हाँ, या विधि, जो भी हो, या ये भी लिख सकते हैं ज्ञात करने के नियम। जो आपको लगता है वो आप लिख लीजिए। यानी कुल मिलाकर के हमें
ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेशन करना है, निकालना है किसी यौगिक में या किसी से भी। हो गया। लिखिए निम्नलिखित नियम है, निम्नलिखित नियम है, निम्नलिखित नियम है। हो गया बच्चों? ध्यान से पहला रूल लिखना है हम लोग। कोई परमाणु है मुक्त अवस्था में, ध्यान से सुनिएगा, मुक्त अवस्था में। अब कैसे समझेंगे कि मुक्त अवस्था में? बीच में बोलिएगा मत आप लोग, क्योंकि बात रिकॉर्ड भी हो रही है, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि अच्छे ढंग से आप लोग को फिर दोबारा यदि कभी गलती हो, ना समझ में आया तो उसे आप देख लें। जो भी पूछना होगा आप लोग एक जो लाइव है वो कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप पे डाल देंगे, आप लोग भी बाद में पूछ लीजिएगा, लेकिन पहले ध्यान से सुनिएगा। मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था का मतलब है अकेला हो। जैसे मैं अकेला हूं, मेरा पावर क्या है? जीरो। क्या है? जीरो। यदि मेरे साथ कुछ लोग होते तो मेरा पावर होता। यदि मैं अकेले दौड़ रहा हूं तो मेरे पास क्या है? मैं विनर तो हो नहीं सकता। जैसे मैं कहूं कि दुनिया का सबसे सबसे तेज रेसर हूं और मैं अकेले दौड़ रहा हूं, ये कोई मतलब तो हुआ नहीं। तो जो अकेला है, जैसे मान लिया जाए Cl2 है, O2 है, O3 है, H2 है, मान लिया जाए Na है, Mg है, या कोई भी। अब यदि इस टाइप से आ रहा है, क्या आ रहा है? इस टाइप से आ रहा है, तो इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वह जो है होगा जीरो। क्या होगा? जीरो। जो अकेला है मुक्त अवस्था में, ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं? कोई भी गैस हो सकती है, जैसे नाइट्रोजन गैस N2 हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, ओजोन हो सकता है, या कोई धातु है जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कोई भी धातु ले लीजिए, अकेला। अब अकेला ये आप समझ रहे हैं। अब कहेंगे कि अकेला मतलब इससे अलग होता तो, जैसे मान लिया Na ये Cl है, तो ये NaCl के साथ मिल गया, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं अकेले की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये भी आप समझ गए होंगे कि जितने भी तत्व और अकेले हैं तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या जीरो होगी। क्या होगी? कब जीरो नहीं होगी? जब वो किसी के साथ रहेंगे। बात समझ में आ रही है? जब किसी के साथ रहेंगे तब तो ठीक है, उनकी ऑक्सीकरण संख्या होगी, कोई धनायन होगा, कुछ ऋणायन होगा। लेकिन जब वो अकेला रहेगा तो क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? तो इस बात को लिख लिया जाए। लिखिए मुक्त अवस्था, हाँ लिखिए, एक नंबर करके लिखिए। मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। हो गया बच्चों? अब जैसे में इसको नोट कर लीजिए, जैसे N2 Cl2 O2 O3 H2 Na Mg, और यहाँ ETC कर दीजिए, मतलब और भी हो सकते हैं, और उनकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य होगी। की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होगी। नोट कर लीजिए इसको। हो गया बच्चों? चलिए एक अगला नियम लिखेंगे। पहले नियमों का कलेक्शन कर लें, फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मिटा दे इसको। मान लिया जाए कि पहले से ही धनायन और ऋणायन लिखे गए हो,
पहले से ही क्या किए गए हो, धनायन और ऋणायन लिखे गए। जैसे मान लिया जाए Na और इस पे प्लस चार्ज, मान लिया जाए Cl है, इस पे माइनस चार्ज है, ये Mg है, इस पे प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन है, इस पे डबल चार्ज है, SO4 ये डबल माइनस है, या मान लिया जाए NH4 इस पे +1 चार्ज है। ठीक है, जहां पे सिंगल है धनायन या ऋणायन उसके बगल में एक है, यानी जितना मान लीजिए कि ऋण हमने 2 लिख दिया मतलब 2 ऋणायन, हमने धन 1 लिया मतलब धन 1, मान लिया जाए हमने 3 लिख दिया तो मतलब 3 धनायन। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं 3 धनायन, ऐसे 3 पॉजिटिव, तो इसमें आप टेंशन नहीं लेंगे। अब जो ये है इसको बोलते हैं मूलक। क्या बोलते हैं, मूलक। धनावेशित और ऋणावेशित। जैसे मान लीजिए वर्ड ही आ गया और कंफ्यूज हो गए कि भाई अब है क्या, तो ऐसे परिस्थितियों में कंफ्यूज ना, ये समझ में आना चाहिए कि क्या है, कितना धनायन और कितना, और जितना धनायन होगा वही उसकी आक्सीकरण संख्या, जितना ऋणायन होगा उतनी ही आक्सीकरण संख्या। दोनों एक साथ नहीं हो सकता, यदि होगा तो अलग अलग परमाणुओं पे होगा, एक साथ अब कहेंगे कि यहीं पे हम धन लिखे यहीं पे ऋण लिखे तो कट जाएगा ना। जैसे मान लो कि हम धन 2 कर दिए, धन 2 और धन 3 और ऋण 3, तो ये कट जाएगा ना, बचा तो धन 2 ही, तो एक ही साथ आएगा। आप कहेंगे कि कई बार हो जाए, ऐसा नहीं होगा, अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लिया जाए NaCl की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे धन 1 यहाँ पे ऋण 1, लेकिन इसी पर हम 2 बार नहीं लिख सकते। इस बात का भी ख्याल रखिएगा, ताकि मन में आता है सर ऐसा होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर से सुनेंगे, इस टाइप से है, और इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो है निकालनी है, और मैं ये कह रहा हूं जितना है उतना ही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, एकदम इजी। कितना धनायन है उतनी ऑक्सीकरण संख्या, कितना ऋणायन है उतनी ऑक्सीकरण संख्या। अब देखिए यहाँ पे कितना है, एक धनायन है, यानी Na+ की जो ऑक्सीकरण संख्या वो धन 1 है, इसकी कितनी है -1 है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है। अब आप आराम से इसको लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। दिया रहेगा, दिया है तब तो ठीक ही, नहीं दिया रहता तो निकालते, लेकिन पहले तो यहां दिया हुआ है ना, तो कितना हो गया, जो दिया है वही इसकी ऑक्सीकरण संख्या। आई बात समझ में कि नहीं आई, फिर से सुन लेते हैं। जितना इसके ऊपर धन है जितना ऋण है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या। अब कहेंगे एक बात और आती है निकल करके, सर NH4+ है या SO4 माइनस माइनस है, तो ये जो माइनस माइनस है, जो -2 चार्ज आ गया, जो ऑक्सीकरण संख्या आ गया वो किसका है, तो वो है SO4 का है। किसका है, एस का नहीं, ओ का नहीं है, ऑक्सीजन का नहीं है, दोनों को मिला करके है। क्या है, दोनों को मिला करके। जैसे मान लिया जाए कि मैं बात कर लूं कहां पर, NH4+ के, तो NH4 ये प्लस है तो कितना है, धन 1 है, तो इस NH4 की ऑक्सीकरण संख्या धन 1, नाइट्रोजन की नहीं है, हाइड्रोजन की नहीं, दोनों की मिला करके। इस बात को भी ध्यान रखना होगा। तो पहले इसको नोट किया जाए, लिखिए दूसरा, किसी आयन किसी आयन किसी आयन या मूलक पर उपस्थित धनायन या ऋणायन की संख्या उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी या होती है। हो गया बच्चों, और एग्जाम्पल में इसको नोट कर लीजिए, ऊपर वाला इतना।
हो गया बच्चों? एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको समझा रहे हैं, एकदम एक एक लाइन समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हो गया बच्चों? चलिए, अब जो है दो नियम लिखवा दिए, तीसरे नियम की बात किया जाए। मान लिया जाए कोई यौगिक है, ध्यान से सुनिएगा, यौगिक है, जैसे मान लिया जाए NaCl है, H2O है, H2SO4 है, NH4Cl है, कोई भी यौगिक लिया जाए, और इन यौगिकों में कुछ परमाणु हैं और उन परमाणुओं की कुछ ऑक्सीकरण संख्या होगी, और उनको जब जोड़ेंगे तो शून्य आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है, यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। अब कैसे होती है यह भी जान लेना जरूरी। अभी मान लिया जाए हमने NaCl को ले लिया, और आपको पता है कि Na का +1 होता है, Cl का -1 होता है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, Na प्लस का 1 और प्लस Cl का -1, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 0 हो गया। यानी कोई भी यौगिक है, उस यौगिक में जितने परमाणु हैं उन परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ेंगे तो शून्य आएगा, यानी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। तो लिखिए तीसरा नियम, यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या शून्य, क्या लिखती है, 0 होती है। या यानी कि अर्थात कर दिया जाए, अर्थात यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ने पर शून्य आता है। इसको नोट कर लीजिए, और ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि इसी पे हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे। और एग्जाम्पल में आप लिखेंगे यहाँ पर NaCl में Na तथा Cl की ऑक्सीकरण संख्या जोड़ने पर कितना हो गया, Na का +1 और Cl का -1, दोनों को जोड़ेंगे तो 0। लेकिन अभी आप कहेंगे, ये भी कह सकते हैं सर पहले तो आप बताए हैं 0, तो हमने ये बताया कि जब वो अकेला है तब, लेकिन ये मिल करके है, यौगिक के फॉर्म में, कंपाउंड के फॉर्म में है, और ऐसे कंडीशन में ऐसा होता है, इसका +1 होता है, इसका -1, जोड़ेंगे 0। आप नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों? अब एक एक करके हम लोग जो है बात करेंगे S ब्लॉक की, P ब्लॉक की, या क्षार धातु की, या क्षारीय मृदा धातु की। तो आप लोग जो है नियम जो है चौथा लिखेंगे, 4 नंबर, इसको मिटा देते हैं।
सुनेंगे ध्यान से। क्षार धातु, मान लिया जाए क्षार धातु जैसे एस ब्लॉक है, इसमें दो वर्ग है, पहला वर्ग है और ये दूसरा वर्ग। इसमें हमारा पहला हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो ये हो गया, मान लिया जाए हमने हाइड्रोजन को ले लिया, गोला बना दिया। इन तत्वों को हम लोग, इन एलिमेंट को हम लोग क्षार धातु कहते हैं, एल्कली मेटल। क्या कहते हैं? एल्कली मेटल। और इसको याद करने का तरीका है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, या हलीना करे रब से फरियाद। तो आप जैसे याद कर लें। अब इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो धन एक होती है। क्या होती है? लेकिन ये जब सिंगल रहेगा तब नहीं, ये किसी के साथ यौगिक के रूप में, कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा तब, किसी के साथ मिला रहेगा तब। जैसे अभी एग्जांपल लिए थे NaCl का, तो आपने क्या लिखा था? +1। क्या लिखा था? यदि ये अकेले हैं, जैसे दिख रहे हैं वैसे ही, तब तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होने वाली है। लेकिन जब ये किसी के साथ मिले हुए हैं, कंपाउंड के फॉर्म में है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है, मतलब किसी के साथ इनका अटैचमेंट है, वैसे कंडीशन में इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो है वह प्लस आने वाली है। मैं हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैंने घेर लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा बदल सकता है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, स्पेशली इसके बारे में अकेले ही बात करें। लेकिन हमारी बात है एल्कली मेटल के साथ, क्षार धातुओं के साथ, तो इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वह किसी के साथ मिले हों तो ऐसे परिस्थितियों में सामान्य रूप से धन एक होती है। क्या होती है? धन एक। अब बात आती है ये दूसरे ठीक बगल में, यहां पर है, ये है, इसको बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्टेंशियम है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास जो है एलिमेंट है, कुछ तत्व। इनको याद करने का तरीका, बेटा मांगे कार स्कॉर्पियो बाप राजी। फिर से सुन लीजिए, बेटा मांगे कार, कुछ लोग स्कूटर भी मांग लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्कूटर, स्कूटर का जमाना खत्म हो गया, तो इसलिए स्कॉर्पियो ठीक है, स्कॉर्पियो बाप राजी। और इनका यदि किसी के साथ है तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या धन 2 होती है। क्या होती है? धन 2 होती है। जैसे मान लिया जाए हम बात करें MgCl2 की, तो पहले से भी जानते हैं कि 2 आया है तो यहाँ +2 रख लेंगे। यदि नहीं भी आया है और आप इसका निकालना ही चाहते हैं, और मान लिया जाए क्वेश्चन बन गया कि MgCl2 में Mg की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें, तो कर लिया जाएगा, क्या दिक्कत है? यहाँ लिखेंगे, माना कि Mg की ऑक्सीकरण संख्या x है, मानना तो पड़ेगा जिसको निकालना है। तो Mg की ऑक्सीकरण संख्या x मान ली, तो Cl का आपको पता होना चाहिए, नहीं पता रहेगा नहीं निकाल पाएंगे, ये भी बात एक समस्या है। इसीलिए मैं एक एक करके लिखवाने की कोशिश करूंगा, नहीं लिखवाऊंगा आप नहीं समझ पाएंगे। वैसे Cl की ऑक्सीकरण संख्या जो है -1 होती है, तो यहाँ लिखेंगे -1, और कितना है? 2 है, और इक्वल टू, पूरा एक यौगिक है, और अभी आपने ऊपर लिखा है कि यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0 होती है। आई बात समझ में? लिखवाने का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि यहाँ जो है क्या है, x हो गया Mg का, Cl का -1 होता है, 2 से गुणा कर दिया गया और ये 0 आ गया। क्यों? क्योंकि पूरे का जो जोड़ होगा, एडिशन होगा, वह 0 ही आएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस, यहाँ हो गया -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2। देखिए किसका आया है? Mg का आया, और हमने पहले ही लिखा है कि Mg का +2। तो क्षार धातुओं में, क्षार धातुओं के, क्षार धातु है और किसी यौगिक में है, तो ऐसे कंडीशन में कितना होगा? +1 होगा। और इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या यदि किसी यौगिक में है तो कितना होगा? +2 होगा। कितना होगा? +2 होगा। तो लिखना तो पड़ेगा, लिखते हैं। हाँ, चौथा नंबर हो या जो भी हो, लिखिए, सभी यौगिकों में, सभी यौगिकों में क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या, क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या
क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या धन 1 होती है। क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या धन 1 होती है। सभी धातुओं में क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या धन 1 होती है। लाइन छोड़ करके लिखिए। सभी यौगिकों में क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या धन 2 होती है। धन 2 होती है। हो गया। और इसको आप लोग लिखना चाहेंगे तो नोट कर लीजिए, बोर्ड पे लिखें। यदि आपको लगता है कि लिख लेना चाहिए तो लिख लीजिए। इसको बना लीजिए ताकि आपको समझ में आए। इसको क्षार धातु बोलेंगे, इसको क्षारीय मृदा धातु। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस पूरे ग्रुप को क्षार धातु। क्षार धातु। और इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। आप लोग के क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ताकि अच्छे ढंग से आए। जस्ट कुछ देर बाद जो हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे निश्चित रूप से। फर्स्ट में लिखे हैं हाइड्रोजन है H, LiNaKRbCsFr। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिजिशियम, फ्रांसियम। हो गया बच्चों? हो गया बच्चों? इसके बाद हम लोग लिखेंगे, कितना पॉइंट हो गया? 4 हो गया ना। 5वां नियम लिखिए। पांचवा हम लोग हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे। किसके लिए? तो सभी यौगिक में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या धन 1 होती है। धन 1 होती है। कोई यौगिक है और सामान्य रूप से देखा जाएगा तो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो धन 1 होती है। लेकिन यदि मान लिया जाए कि मेटलिक हाइड्राइड है, क्या है? मेटलिक हाइड्राइड, यानी कि हाइड्राइड में, इसमें हाइड्राइड में इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वह ऋण 1 हो जाती है। यहां लिखेंगे हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या ऋण 1 होती है। इसको नोट करिए ताकि हम आप लोगों को एग्जाम्पल समझाएं और बातें ना हो।
देखेंगे बोर्ड पर। जैसे मान लिया जाए हाइड्रोजन की बात आती है, हम बात कर लें H2O की, ठीक है, बात कर लें NaH के, या बात कर लें HCl की, या बात कर लें CaH2 की। ये दोनों हाइड्राइड है, क्योंकि अभी जस्ट देखे हैं हाइड्रोजन के नीचे ही अपनी फैमिली ने जो है रिएक्शन किया होगा। इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्राइड, या Li के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं, LiH, लिथियम हाइड्राइड। और इन सब में हमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी। तो मान लिया जाए, माना कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है x है, और जब x है तभी तो हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का हमारा x हो गया और Cl का -1 होता है, ये हो गया 0, ये x इक्वल टू हो गया +1। यहाँ पे H2O है, यहाँ पे मान लिया x, क्योंकि मान चुके हैं 2 अधन ऑक्सीजन का ऋण 2 होता है और इक्वल टू 0। क्यों 0 लिख रहे हैं? क्योंकि आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। यहाँ हो गया कितना, 2x - 2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू +1। आप देख रहे हैं कि सामान्य रूप से इनकी ऑक्सीकरण संख्या धन 1 आ रही है, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे यह हाइड्राइड के फॉर्म में, तो Na का जो है +1 होता है, और हाइड्रोजन का निकालना है तो x, तो कि मान चुके हैं, और यहाँ हो गया 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। यहाँ देखेंगे कैल्शियम का +2 होता है, देख लीजिए अभी बेटा मांगे कार स्कॉर्पियो वाले में ऊपर लिखा था आपने +2, तो यहाँ +2 हो गया, यहाँ धन, और हाइड्रोजन का हो गया x अगुणे 2 इक्वल टू 0, ये हो गया धन 2 धन 2x इक्वल टू 0, तो यहाँ लिखेंगे 2x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -1। ये भी हाइड्राइड ही है, यहाँ लिखेंगे लिथियम का कितना होता है, +1 धन हाइड्रोजन का हो गया x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। तो हाइड्राइड में क्या होगा, -1 होगा, और सिंपल में क्या होगा, +1 आएगा। इसको भी नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, पूछ सकते हैं आप। क्षार धातु मतलब जैसे सोडियम है, पहला क्षार धातु है, वो हाइड्रोक्साइड के साथ जो है क्षारीय बना लेता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्षार बना लेते हैं, ठीक है। और क्षारीय मृदा धातु का मतलब होता है मृदा के समान हो, जब ये क्षार बनाते हैं तो मिट्टी के जैसे होते हैं। जैसे क्षारीय मृदा धातु का मतलब होता है अल्किस, अल्किस का मतलब होता है मिट्टी की राख के समान, तो जब ये क्षार बनाते हैं तो मिट्टी के समान हो जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। वैसे आप लोग का एक चैप्टर है क्षारीय मृदा धातु का, उसमें हम पढ़ाते, लेकिन जानना भी जरूरी है कि क्षार धातु क्या है। तो जो क्षार बनाता है उसको क्षारीय धातु बोलेंगे, लेकिन उसी में जो दूसरा वाला ग्रुप है वो मिट्टी के समान बना लेता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, जब वो धातु के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन कर गया, देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो धातु के साथ नहीं, अधातु के साथ रिएक्शन कराया गया, इसलिए हाइड्राइड नहीं है। यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, ये अधातु है, इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो इसे हाइड्राइड नहीं बोलेंगे, उसमें धातु का होना जरूरी है। जैसे देखिए सोडियम धातु है
और हाइड्रोजन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक हाइड्राइड, यानी कि धात्विक हाइड्राइड। यहाँ कैल्शियम है, ये भी धातु है, यहाँ पे लिथियम है, यह भी धातु है। ये जब रिएक्शन करेगा तो इसको हम लोग हाइड्राइड बोलेंगे। हम्म हम्म हम्म। टूट टूट गया तो अलग अलग, जो वो तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, उसको क्यों तोड़ोगे? जो टूट के आ गया उसको क्यों तोड़ोगे? वो भी तो टूट के ही आया है ना मुल्ला। जैसे मान लो कि हमारा MH4Cl है, इसको तोड़े हैं, ये MH4 प्लस प्लस Cl माइनस में टूटा है, वो टूट के आया हुआ है। तो तोड़े हुए क्यों तोड़ना चाहती है? फिर तोड़े हुए दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आज इतना ही, और ध्यान से सुनिए मेरी बात को। कल आप लोग का गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी। आप लोग की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम कल स्कूल में रहेंगे, इसलिए हम लोग की फिर कल मुलाकात नहीं हो पाएगी। फिर हम लोग की मुलाकात होगी 27 जनवरी को। और आप लोग का दिन मंगलमय हो, और फिर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।